हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स की चर्चा करेंगे, जो समाजशास्त्र में एक प्रमुख पाश्चात्य सामाजिक विचारक हैं। आज हम उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में इस वीडियो में आपको चीज़ें शेयर करेंगे। आशा है आपको उससे ज़रूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स है। ये जर्मनी के एक महान समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीति शास्त्री के रूप में पूरे विश्व में प्रतिष्ठित है। साथियों, वे एक ऐसे राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विचारक थे जो गरीबों, श्रमिकों और शोषित वर्गों के एक बौद्धिक मसीहा बन गए। मार्क्स ने सर्वहारा और शोषित व्यक्तियों को यह संदेश दिया कि वे संगठित होकर ही समाज और आर्थिक विषमताओं को दूर करके अपने लिए एक वर्ग रहित समाज की स्थापना कर सकते हैं। ये इनका एक पूरा सामाजिक जीवन था। लेकिन जब हम स्टडी की बात करते हैं तो साथियों, सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय पे एक छोटी सी नज़र डालते हैं। 5 मई को 1818 में जर्मनी के राइन प्रदेश के तेर नगर के यहूदी परिवार में जन्मे कार्ल मार्क्स जर्मन पिता और डच माता की संतान थे। यद्यपि वो यहूदी धर्म के फॉलोअर थे, लेकिन इनके माता पिता ने बचपन में ही, जब ये लगभग 6 वर्ष के थे, उनके माता पिता ने 1824 में प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार किया और इसीलिए इस धर्म को स्वीकार करने के कारण ही उन पर यहूदी धर्म की तुलना से अधिक ईसाई धर्म का उनके जीवन पर अधिक प्रभाव था। इस जीवन के साथ साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन जब प्रारंभ की, तो जरा उस पर हम एक बार बात करते हैं। उन्होंने अपनी जो है एजुकेशन 1830 से 1835 तक एक ट्रेर के ही एक अच्छे से स्कूल, जिसका नाम जिम्नेजियम था, उससे प्रारंभ की। इन 5 वर्षों में उन्होंने जो अपनी एजुकेशन ली, उसके बाद ये जो है, आप इन्हें कह सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, ये एक वॉन विश्वविद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया। वॉन विश्वविद्यालय में एडमिशन, साथियों, इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिया। वॉन विश्वविद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया अपने पिता की इच्छा के अनुसार, लेकिन वो इच्छा उनकी बहुत ज़्यादा देर तक वो उस इच्छा को निभा नहीं पाए। या कहिए जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं इसमें नहीं पढ़ना उसमें पढ़ना है, तो वैसे ही उन्होंने अगले ही साल यानी सन 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने सबसे पहले कानून का अध्ययन किया। बर्लिन विश्वविद्यालय साथियों ऐसा विश्वविद्यालय है जहां हीगल की मृत्यु के पश्चात भी हीगल के विचारों का प्रभाव आज भी है। वो पूरा विश्वविद्यालय हीगल के विचारों से प्रभावित है और जिससे कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स भी अछूते नहीं रहे, वो हीगल के विचारों से पूर्णतः प्रभावित रहे। इसके अतिरिक्त वहाँ ऐतिहासिक संप्रदाय के प्रणेता सेविगनी ने मार्क्स को ऐतिहासिक अध्ययन और तर्क करने की क्षमता प्रदान की, जबकि उनके एक दूसरे शिक्षक गेन्स ने उन्हें सैद्धांतिक समालोचना का प्रशिक्षण भी दिया। कानून का विद्यार्थी होने के बाद भी इस विश्वविद्यालय में अनेक साथियों के साथ हीगल के दर्शन पर घंटों बहस करते करते धीरे धीरे मार्क्स की रुचि इतिहास और दर्शन शास्त्र में भी बढ़ने लगी। तो इस तरीके से उनकी छवि एक समाजशास्त्री, दर्शन शास्त्री, राजनीतिक शास्त्री के रूप में उभर कर आई, जिससे संपूर्ण विश्व प्रभावित रहा है और आज भी प्रभावित है। इनका योगदान इनकी विचारधारा के रूप में आज भी विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आज विश्व का 1/3 भाग अपने आप को मार्क्सवादी कहता है, दूसरा तिहाई भाग मार्क्सवादी समाज व्यवस्था से प्रेरणा लेकर अपने सामाजिक जीवन को उसके अनुसार ढालने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता रहता है। तो दोस्तों, उन सब विचारों से प्रभावित होते हुए मार्क्स ने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि भी दर्शन शास्त्र विषय में प्राप्त की। 1841 में ऑन द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेटिस एंड एपिक्स शीर्षक से उन्होंने
अपनी डॉक्टरेट की उपाधि पूर्ण की। साथियों, पढ़ाई के साथ साथ उनकी फैमिली लाइफ भी स्टार्ट हो गई थी, जिसे हम लोग पर्सनल लाइफ कहते हैं। पर्सनल लाइफ भी स्टार्ट हो गई थी। 1841 में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि पूर्ण की और अप्रैल 1843 में यानी अप्रैल 1843 में उन्होंने जेनी फॉन वेस्टफॉलेन से विवाह किया। जेनी फॉन वेस्टफॉलेन से उनका विवाह अचानक से नहीं हुआ, ये बचपन में ही उनसे उनकी मंगनी हो गई थी, जिनसे उनकी 3 बेटियां भी थीं, एलियोनेरा एवेलिंग, लाउरा लफार और जेनी लॉन्गे। ये उनकी 3 बेटियां थीं। हालांकि कार्ल मार्क्स का बाद का जीवन बहुत ही आर्थिक झंझावातों से जूझता हुआ गुजरा। कार्ल मार्क्स बहुत ही अपना बाद का जीवन उन्होंने बहुत ही गरीबी की अवस्था में, आर्थिक अभाव में पाला। वो उनकी गरीबी की हालत इतनी थी कि उनकी एक बेटी की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई और जिसके लिए उनके पास कफिन का अरेंजमेंट करने तक के लिए धन नहीं था, और उस कफिन का अरेंजमेंट उसकी मृत्यु के पश्चात कार्ल मार्क्स के कुछ मित्रों ने किया और जिससे उनकी पुत्री का अंतिम संस्कार हो सका। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जीवन प्रारंभ में जितना खुशहाल था, विवाह के पश्चात या कहिए इसी बीच में उनके साथ एक घटना हुई थी। उनके जो क्रांतिकारी विचार थे उसके कारण उन्हें जनवरी से निष्कासित किया गया। जर्मनी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने अपना जीवन का शेष भाग इंग्लैंड में काटा और उसी दौरान वो आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हुए और ये जो उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं आई वो इंग्लैंड के अपने प्रवास के दौरान ही आई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जर्मनी से निष्कासित होने के बाद और इंग्लैंड में रहने के समय उनको बहुत सारे आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी कार्ल मार्क्स ने अपनी बौद्धिक क्षमता को सदैव निखारा, उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आने दिया, क्योंकि उनकी उसी समय उनकी मित्रता अपने जीवन काल में ही अपनी 1844 में 1844 में उनकी मित्रता फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई थी और वो उनकी मित्रता आजीवन चली। वो एक अटूट उनकी मित्रता थी और उनके साथ मिलकर भी उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी सारा अध्ययन किया, जिस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ कार्ल मार्क्स का अपना स्वयं का अध्ययन है, कुछ एंगल्स के साथ मिलकर उन्होंने जो है अध्ययन किया था। क्योंकि 1848 में फ्रांस की तृतीय राज्य क्रांति हुई, जिसमें फ्रांस के सामाजिक क्रांतिकारियों ने अपने विचारों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाने का आयोजन भी किया। इसी समय मार्क्स व एंगल्स ने 1848 में ही अपना प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया, जिसमें समाजवादी विचारों को प्रामाणिक रूप से प्रकट किया गया। साथियों, इसी घोषणा पत्र में संसार के मजदूरों को एक होने के लिए संबोधित किया गया, लेकिन ये क्रांति उनकी सफल ना हो सकी। फ्रांस के सभी समाजशास्त्रियों को देश छोड़कर भागना पड़ा और इसी दौरान कार्ल मार्क्स को भी जर्मनी से निष्कासित होना पड़ा और तभी कार्ल मार्क्स ने फ्रांस भी छोड़ा, जर्मनी भी छोड़ा और अंततः 1949 में इंग्लैंड में जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण कृतियों की, यानी इम्पोर्टेंट राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पहली कृति है द होली फैमिली। ये एक ऐसी बुक है जिसमें उन्होंने निजी संपत्ति को सभी आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों की जड़ बताया है। 1844 में प्रकाशित ये पुस्तक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपनी बहुत महत्वपूर्ण छाप छोड़कर जाती है। उनका दूसरा ग्रंथ है द जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी 1846 में प्रकाशित हुई, जिसमें कार्ल मार्क्स ने हीगल के आदर्शवादी चिंतन का परित्याग कर राजनीतिक अर्थशास्त्र को अपने चिंतन का आधार बनाया। अगले चरण में उन्होंने
1847 में पुस्तक प्रकाशित करवाई, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में मार्क्स ने द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्र प्रस्तुत किए। वहीं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने 1848 में तैयार किया और इसमें द्वंद्ववाद, वर्ग संघर्ष और नए साम्यवाद समाज के सिद्धांतों का वर्णन किया। वर्ग संघर्ष दोस्तों वो सिद्धांत है जो आज भी हमारे समाज पर उचित बैठता है। आज भी हमारे समाज में वर्ग आधारित समाज देखा जा सकता है। तो इसलिए आज भी, तब भी, आज भी ये दोनों समय में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद अगला उनका ग्रंथ था द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। इस रचना में 1850 में मार्क्स ने सर्वहारा अधिनायक तत्व के प्रसिद्ध सूत्र का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट नामक रचना का प्रकाशन 1852 में हुआ। इससे मार्क्स की ख्याति एक सामाजिक इतिहासकार के रूप में भी विकसित हो गई। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन 1853 में हुआ। इसमें मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, या कहिए ये ग्रंथ मार्क्सवाद का बाइबल भी माना जाता है दास कैपिटल। इसे मार्क्स की अनुपम देन, मार्क्सवाद का बाइबल आदि नामों से पुकारा जाता है। यह पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है। इसका प्रथम खंड यानी फर्स्ट पार्ट 1867 में आया, सेकेंड पार्ट 1885 में और थर्ड पार्ट 1894 में। लेकिन थर्ड पार्ट जो था उनके मित्र एंगल्स की मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हो पाया। यह ग्रंथ समाजवादी साहित्य का एक प्रामाणिक ग्रंथ एवं साम्यवादी सिद्धांत की आधारशिला भी माना जाता है। इन महत्वपूर्ण कृतियों के अतिरिक्त इनके 2 और महत्वपूर्ण लेख हैं। एक है द सिविल वॉर इन फ्रांस जो 1871 में, तथा द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ज्ञान व कर्म से पूर्ण व्यक्ति के स्वामी थे, इसीलिए आज भी पूरा विश्व उनकी ओर उन्मुख है। तो साथियों, विश्व को अपना अमूल्य योगदान देने के पश्चात, तमाम कृतियां देने के पश्चात 14 मार्च 1883 में मात्र 65 वर्ष की आयु में कार्ल मार्क्स ने इस पृथ्वी से विदा ली, दुनिया को अलविदा कहा और अनंत में समा गए। तो ये कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, उनके राइटिंग्स का एक शॉर्ट डिफाइन किया गया पैसेज है। इसमें बहुत हमने शॉर्ट में बताया है। अभी आगे के हम अपने वीडियोस में इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे, इनके प्रत्येक सिद्धांत को विस्तार से समझाएंगे, और जिसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर हमारे अगले वीडियोस प्राप्त होते रहें।